स्टार्ट करते अपन। और कल जो लगातार लास्ट में अपन केंचुओं पे चल रहे थे, और उससे भी लास्ट में आपने नोट किया था कि जो गौशाला है उसकी साफ सफाई के अंदर और उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था में आप कैसे जाकर के वहाँ प्रभाव दिखा सकते हो, ये कुछ चीज़ें आपने नोट की थी। और सिंपल टाइप की चीज़ें थी, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए ईंटों के बीच में होल होने चाहिए, हमेशा फर्श क्लीनर यूज होना चाहिए, ऊपर छत, ऊपर छप्पर या फिर छत होनी बहुत ज़रूरी है, चारे की व्यवस्था स्टोर में होनी चाहिए, नहीं तो फ़ोन करे और फिर मंगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिटकरियाँ भी टाइम टाइम पे होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कल अपन ने नोट कर ली थी। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आगे के सिस्टम। अच्छा, कल आपने कुछ केंचुओं के बारे में भी देखा था, है ना? और केंचुओं के सिस्टम को अपन वापस देख लेते एक बार। केंचुओं की प्रजातियां 3 प्रकार की थी। सबसे पहली जो प्रजाति थी उसका नाम था एपेजिक, दूसरी का नाम एंडो, और तीसरी का नाम डायोजिक। एंडोजिक 3 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। डायोजिक में दोनों ही लक्षण होते हैं, ऊपर तक भी रहते हैं और 3 मीटर की गहराई तक भी पाई जाती है, दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। एपेजिक प्रजाति ज़्यादातर अपन पालते भी है पूरे विश्व के अंदर, या राजस्थान में ये सब एपेजिक प्रजातियाँ होती है। और एपेजिक प्रजाति जो लगभग 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट तक की गहराई पर पाई जाती है, और ये कार्बनिक खाद को, गोबर की खाद को ज्यादा खाएगी, मिट्टी को कम खाते ये केंचुए। और राजस्थान में सबसे ज्यादा आइसिनिया फोइटिडा, पूरे विश्व के अंदर फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा, ये जनन की प्रक्रिया करता है। तो इसमें कौन सी अवस्था बनती जिससे जनन होता है? कोकून नाम आया था कल, आया ही नहीं, मुझे लग रहा आया ही नहीं कोकून नाम है। फिर ऐसे हैंग होकर के बैठते क्यों? कोकून। और एक सप्ताह में कितने कोकून? 2 कोकून बनती है। 6 माह में कितने? हाँ, 250, 250। तो ये, रुको जरा, तो ये फेरिटिमा पोस्थुमा, और ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पाली जाने वाली प्रजाति है। और राजस्थान का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, इसके हिसाब से आइसिनिया फोइटिडा पाई जाती है। बाकी 2 प्रजातियों के नाम भी अपन ने कल की क्लास में देख लिए थे। और फिर आपने नोट किया था कि जो केंचुआ है, इनका जब अपन अध्ययन करते हैं तो उस शाखा का नाम वर्मी कल्चर था। वर्मी कल्चर, इस वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुए के अध्ययन से रिलेटेड होता है केंचुए का अध्ययन। और केंचुए का अध्ययन करते हैं वर्मी कल्चर के नाम से। एक चीज आपने और नोट की थी कि ये जो केंचुआ है ये एक द्विलिंगी जीव होता है। नर मादा दोनों जनन तंत्र एक ही जीव में पाए जाते हैं। और इस केंचुए का टोटल जो शरीर है उसमें 120 खंड पाए जाते हैं। और 120 खंड होते हैं। जिन जीवों के शरीर में खंड पाए जाते हैं उनके वर्ग को नाम देते हैं एनेलिडा। एनेलिडा, ये भी अपन ने कल नोट कर लिया था। और केंचुए का शरीर 120 खंडों में, तो इसके अंदर खंड संख्या 14 से खंड संख्या 18। 14 जो खंड होता है उसमें मादा जनन अंग होते हैं, 18वें खंड में नर जनन अंग होते हैं। और 14 से 18 तक के भाग को कहते क्या है? यस, इसको नाम देते हैं पर्याणिका। पर्याणिका कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? यस, इसको नाम देते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम कहते हैं, पर्याणिका के नाम से जानते हैं। तो ये इनको नाम दिया जाता है। फिर इसके अंदर जनन की प्रक्रिया, लेकिन ये आपस में खुद जनन नहीं कर सकता। 2 केंचुए आपस में जनन करते हैं, खुद आपस में जनन नहीं कर सकता। कारण इसमें पाई जाती है पुपूर्वता। और पुपूर्वता के कारण इसमें जो नर जनन अंग होते हैं वो पहले विकसित हो जाते हैं। और ऐसा होने के कारण इसमें हमेशा जनन की जो प्रक्रिया है वो 2 केंचुओं के बीच में पाई जाती है। यस, आज अपन हेडिंग नोट करेंगे और आप टॉपिक भी नोट कर लो, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। ओके गोपाल? यस, नेक्स्ट हेडिंग जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। आज की क्लास जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। टॉपिक आज का नया टॉपिक डाल दो, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। गौशाला में कभी घूमने के लिए गए? नहीं गए? हाई स्कूल के पास में एक सुमेर गौशाला है, वहाँ तुम जाकर के आना। उसके बीच में 2 सरकारी बीघों का अंदर खाली जगह है, स्थान है, उसमें 4 फीट गोबर जमा हुआ है। आप ट्रैक्टर की टोली भर के लाओ,
तो ट्रैक्टर की टोली भर के अगर ले जाना चाहते तो वो स्लिप काटते हैं, और स्लिप फिट गोबर के हिसाब से नहीं काटते। साहब 15 की काट दो, अरे गोबर गोबर तो साहब 500 रुपये का, तो ये गौशाला के लिए, ऐसे करके ठोक देते हैं। तो एक बार हम भी ऐसे पकड़े गए थे, गए वहाँ पे, हमें लगा कि 1000 रुपये में दे देंगे। साहब बहुत मस्त आदमी हो, 30 का कर दें। करो क्या हो, गोबर गोबर तो फ्री है, तो आप आए हो ना, मान सम्मान थोड़ा। वाह यार, ये मान सम्मान ठीक है। फिर कैसे भी करके मामला 10 तक बैठाया। आप जैसे जाओगे तो यूं ट्रैक्टर को लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा कि कहाँ भरे, बस अंदर एंट्री होते ही जहां कहीं भी खोदोगे 4 मतलब 2-2 फीट तक, 1.5-2 फीट तक गोबर की परत मिलेगी। घास है पूरा का पूरा वो गोबर। दिन भर पशु ऊपर जब घूमते हैं तो पूरा एकदम यूं मिक्स किया हुआ पाउडर मिलता है आपको। फिर जितना भरना चाहो आप ट्रैक्टर के ऊपर वो झाल लगा करके जितना भरना जाओ, आपको कोई मना नहीं करने वाला, ले जाओ भर के। तो ये सिस्टम चलता है। पशुओं को कभी अगर गौशाला में जाओ आप तो बहुत बड़ी समस्या रहती है। समस्या तब होती है जब होती है बारिश, 1 फीट तक गाय के पैर अंदर, अब यहाँ तक अंदर गाय जाम होकर के खड़ी रहती है, और गाय एक नहीं, एट ए टाइम 400 से 500 गाय, बहुत हालत खराब होती है। इन सभी का निस्तारण कैसे करोगे, ये गोबर ही नहीं है। वहां पे दिन भर जब दूध दोया जाता है तो दूध ढुलता भी है, ढुलता है ना तो शानदार ढुलता है यूं, उसका भी है। जब डिलीवरियां होती है तो मृत बछड़े भी पैदा होते हैं, उनको भी तो निपटाना पड़ता है। दिन भर जब चारा डालते हैं तो चारा भी नीचे गिरता है, वो भी गंदगी पैदा करता है, उसको भी होते हैं। पशुओं के सींग टूटते भी है, खुर टूटते भी है, टूटते नहीं है तो टाइम टाइम पे उनको काटना भी पड़ता है, ये भी दिक्कत होती है। पशुओं का मल मूत्र, ये सारी चीजें हैं, इनका निस्तारण कैसे करोगे। देख लो एक बार, पशुओं का बहुत सारा गोबर पैदा होता है पर डे। 1000 गाय है तो कितना गोबर पैदा होगा, उसका कम से कम निस्तारण तो करना पड़ता है, और एक दिन में ढेर लग जाता है पूरा। उसके साथ में उनका मल मूत्र, मृत जन्म, पशु पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा होता है, उसको भी कहीं कहीं डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में चारे का अपव्यय, दिन भर ढुलता भी तो है, खाती थोड़ी ना इतनी सारी गाय। उसके साथ में दूध और उसका वहां का पूरा घर का कचरा। उसके साथ में मृत पशु, मरने के बाद में बड़ा पशु मर गया, उसको भी डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। खूब सारे कहीं दुग्ध क्या ना गौशाला ऐसी होती है, उनके साथ में पक्षी भी रखे जाते हैं। तो पक्षी होते हैं, उनके साथ में उनके बाल होते हैं, बाल के साथ में खुर है, सींग है, इन सभी का निपटारा करना पड़ता है। और विशेष बात यह है कि ये जब सड़ते हैं ना तो इन सभी के अंदर नाइट्रोजन होती है, और जहां नाइट्रोजन होती है वहां से बनती है NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, और ये अमोनिया इतनी तीखी गंध होती है आप वहां पे खड़े नहीं रह सकते। फील करनी हो, मार्केट में बने हुए हैं सार्वजनिक शौचालय, वहां जाकर के तुम खड़े रह जाओ, कितना ही तुम्हारा जुकाम 15 दिन से पीछा नहीं छोड़ रहा, पर वहां 2 मिनट आप खड़े रह के वापस बाहर आ जाओ, आगे 10 दिन होगा भी नहीं। कारण अमोनिया है, और ये अमोनिया इतनी तीखी गंध होती है। मार्केट से अपन जुकाम को ठीक करने के लिए दवाई लाते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। या तो तुम उधर जाकर के खा पी लो, नहीं तो उधर जाके 2 मिनट सोंग लो, ठीक होना मतलब ठीक होना होता है। और ये बहुत तीखी गंध होती है, आदमी वहां उस गंध को सहन नहीं कर सकता, इतनी तीखी गंध होती है। फील भी की होगी तुम लोगों ने। और ये अमोनिया, ये सारी की सारी अमोनिया यहीं से निर्मित होती है। पशुओं के खुरों में, सींगों में, बालों में, गोबर में, मल मूत्र में तो नाइट्रोजन यूरिया बनाती है 46% होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और सारी नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो जाती है। उसके साथ में CO2 पैदा होती है। CO2 पैदा होती है तो CO2 जहां ज्यादा होगी वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। स्कूलों के कमरों में देखते हो, अगर कंजस्टेड हॉल है, बच्चे ज्यादा भरे हुए, खिड़कियां बंद है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी का मुख्य कारण CO2, अपन छोड़ते CO2 है, बाहर निकल नहीं पाती है तो वहीं वहीं घूमती है। और पशुओं के अंदर भी वही सिस्टम है, इतना सारा जब कचरा होगा तो कचरा सड़ेगा तो अंदर CO2 बनेगी, CO2 बनेगी तो वहां का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होगा, दिन भर गर्मी रहती है। ये सारा कार्यक्रम जब बहुत बड़े स्तर पे होता है तो CO2, अमोनिया, ये सब वातावरण में चली जाती है, और वातावरण में जाएगी तो फिर वहां जाकर के ये गैसें ऊपर घूमती रहती है। और घूमती भी कैसे है, जैसे ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा निकली, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन बहुत ज्यादा निकला, और ये सारे वातावरण में चले गए। वातावरण के अंदर ये घूम रहे हैं, 1-2 महीने से वैसे ही घूम रहे हैं। जब बरसात होगी तो बरसात का पानी मतलब H2O, और ये H2O के साथ में जब कार्बन मिलेगा,
बारिश ऊपर से हो रही है, कार्बन मिलता है, कार्बन मिलकर के जब धरती पर बरसता है तो इस बरसात के अंदर पदार्थ बन जाता है H2CO3। इसको नाम देते हैं कार्बोनिक अम्ल। और इस बरसात के अंदर अगर छोटे बच्चे बाहर निकाल दिए, वैसे अपने यहाँ पर फर्स्ट बारिश होती है तो छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, उनको कहते हैं कि बाहर जाओगे तो एलर्जी हो गई, हाथों पे कुछ होगा, ऐसा तुमने सुना होगा। ये क्यों होता है? उसका कारण वातावरण की गंदगी। पहली बारिश होती है, वातावरण की सारी गंदगी मिलकर के नीचे आती है और ऐसा होने पर हाथों पे हो जाती है, चमड़ी पे हो जाती है इन्फेक्शन, और उसके साथ में अम्लीय बरसात भी होती है। और ये अम्लीय बरसात में H2CO3 बनता है, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। अगर बारिश हो रही है और ये नाइट्रोजन बारिश के साथ में अगर मिल गई तो यहाँ पे पदार्थ बन जाता है HNO3 और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इतना खतरनाक होता है, अगर सीधा लैब का नाइट्रिक अम्ल इधर डाल दो, इधर निकल जाता है। ये सारे के सारे धरती पर वापस बरसते हैं, तो ऐसी बरसात को अम्लीय बरसात कहते हैं। और अम्लीय बरसात के कारण घरों की छोटी नस्लें, टाबर और खेतों की छोटी फसलें दोनों ही नष्ट हो जाती है, जमीन हो जाती है बंजर, अगली बार उगता कुछ नहीं है, जो उगा हुआ है वो भी जल जाता है। ये सारे के सारे हानिकारक प्रभाव ही पड़ते हैं। और चौथा लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब कमरे का तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे पूरी पृथ्वी का ताप बढ़ता है। पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो हिम के ग्लेशियर वो पिघलते हैं, वो पिघलेंगे तो समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। अगर समुद्र का लेवल 2 इंच भी बढ़ गया तो आसपास के पता नहीं कितने गांव जलमग्न हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये कहीं न कहीं अपशिष्टों से पैदा हो रहा है। अब ये अपशिष्ट एक गौशाला का नहीं है, पूरे शहर का देख लो कितना कचरा पैदा होता होगा। जलाते हैं, CO2 बनती है, ऊपर जाती है, अम्लीय बरसाती तो होनी है, ग्लोबल वार्मिंग ही होना है, ग्रीन हाउस प्रभाव ही होना, ये सारे के सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यस, अब इनका निपटारा कैसे करते हैं, निपटारे का सिस्टम देख लो। जो गौशाला है, जहां का जितना भी कचरा है उसको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल के रख लो, और सिंपल गड्ढा खोद करके अंदर डाल के रख लिया तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है सड़ाना। घरों में भी अपन वैसा ही करते हैं, साइड में खड्डा खोद के रखते हैं, जितना भी कचरा है उसमें डालते रहते हैं, फिर ऊपर मिट्टी डाल करके पैक कर लेते हैं। 1 साल तक वहां पड़ा रहता है। कई बार तो भूल जाते खड्डो खुनेड़ो के तो नहीं तो कई बार निकाल के और खेत में अपन वापस फेंक भी देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग प्रक्रिया। कंपोस्टिंग प्रक्रिया क्या है? ये जैविक अपघटन की सबसे बेस्ट प्रक्रिया होती है। जैविक अपघटन, खुर डाल दो अंदर, सींग डाल दो अंदर, बाल अंदर डाल दो या मल मूत्र अंदर डाल दो, तो ये सारा का सारा सिस्टम जैविक अपघटन कहलाता है। और जैविक अपघटन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग शब्द का मतलब होता है किसी पदार्थ को सड़ाना, और सड़ने के बाद में वो धीरे धीरे अपघटित हो जाएगा, छोटे पदार्थों में टूट जाएगा। तो ये जैविक अपघटन की प्रक्रिया है। दूसरा, कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण भी होता है। एक बीच में शब्द आया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी कुल, फलीदार पौधों की जड़ें अंदर पाए जाते थे, नोड्यूल, सहजीवी, सिम्बायोसिस आया था, तो वो था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये प्रक्रिया है कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण। उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो रही थी, इसमें कार्बनिक पदार्थ वापस फिक्स हो जाते। तीसरा पॉइंट, ये प्रक्रिया एक प्राकृतिक वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं एरोबिक प्रक्रिया। जब अपन ने गोबर गैस प्लांट पढ़ा था, वहां एक शब्द आया था किण्वन। किण्वन के अंदर होता है अवायवीय श्वसन, उसको कहते हैं अनएरोबिक, और ये खुले में होता है इसलिए इसको कहते हैं एरोबिक। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। और गोबर गैस प्लांट को कर देते हैं पैक, जिसमें ऑक्सीजन घुस नहीं पाती है। ऑक्सीजन नहीं घुसेगी, मेथेन उतनी ज्यादा बनती है। तो ये प्रोसेस होता है। सड़ाने की जब प्रक्रिया होगी तो NPK ज्यादा बनेगा। लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा हमेशा बढ़ती है। और खेत के अंदर अगर ऐसा खाद डालोगे तो खेत की जो ऊपर की परत है उसमें शानदार कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, मतलब ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। और ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी तो खेत की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो ये ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। ये तो प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें अपन केंचुए नहीं डालते। अगर केंचुए डाल करके खाद को छड़ाओगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब सड़ाना, लेकिन इस बार कौन अंदर डाल दिए? केंचुए। कल भी मैंने बात की थी, केंचुओं को जीवित रखना है तो तापमान, सुबह उठते ही पहली बाल्टी उधर, दिन भर गोबर रहेगा ठंडा, नहीं तो गोबर भी गर्म,
और ऊपर से है अगर सूखा तो वातावरण और गर्म, केंचुए अंदर ही अंदर फ्राई हो जाएंगे। तो लगातार उनका टेम्परेचर 35 डिग्री पर रखना पड़ता है। अगर गोबर को खड्डे में डाल दिया, ऊपर रेत डाल दी, तो 1 साल लगेगा सड़ने में। लेकिन अगर इस प्रक्रिया से आपने सड़ाया तो 60 दिन में गोबर की खाद तैयार हो जाती है। कल भी पढ़ा था ना। तो ये प्रक्रिया कम अवधि में हो जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग कम अवधि, डायरेक्ट कंपोस्टिंग बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये कम अवधि की प्रक्रिया है और इसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तीसरी प्रक्रिया इसको कहते हैं रेडरिंग। खूब सारे पशुओं के खुर किए अलग में, मार्केट में किसी कंपनी से टांका भिड़ाया जिसने खुरों का, सींगों का कुछ न कुछ बनाने का फैक्ट्री खोद रखा है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर दो। आपने डाल दिए कंपोस्ट करने के लिए, सड़ गए, कुछ नहीं मिला आपको, लेकिन खुरों को आपने मार्केट में बेच लिया। भाई साहब भाव आ गए, भाई साहब 40,000 रुपए किलो हम आपसे सींग खरीदेंगे। क्या मजा, पैसे मिल गए। ये जब किसी व्यवसाय में, किसी इंडस्ट्री में किसी चीज का अगर उपयोग कर लेते तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रेड रिंग प्रक्रिया। इसको रेड रिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या लिखा? कृषि पशु अपशिष्ट जिसमें रक्त है, पशुओं का मांस है, पशु के पंख है, पशुओं की जो हड्डियां हैं, प्रोटीन है, वसा है, इनका पुनः चक्रण कर दो, किसी अच्छे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर भेज करके उसका किसी न किसी दूसरे पदार्थों में निर्माण कर दो। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेड रिंग प्रक्रिया। तो ये रेड रिंग प्रक्रिया चलती है। चौथी जो प्रक्रिया है वो है बायोगैस। सब जानते हैं अपन लोग, जहां पे गौशाला होगी वहां पे बायोगैस के प्लांट लगाए जाते हैं। प्लांट के अंदर गोबर, वहां का मल मूत्र, सींग, कुछ भी डालो अंदर, अंदर मशीन चलती रहती है, सब कट जाते हैं और कट करके पूरा का पूरा चूर्ण बन जाता है। और चूर्ण बनने के बाद में जो स्लरी खाद पैक की जाती है उसके अंदर सारा मिक्स हो जाता है। तो ये हर पदार्थ को निपटाने की सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है गोबर गैस प्लांट में। और इसमें लास्ट में बन जाती है मेथेन, और जो खाद बनता है उस खाद को कहते हैं कार्बनिक खाद। और कार्बनिक खाद को जब पैक करते हैं तो उसको किस रूप में पैक करते हैं? स्लरी के रूप में पैक करते हैं। वही स्लरी जिसमें क्या होगा? एनपीके होता है, खेतों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और लास्ट पशुओं का सबसे जो खतरनाक सिस्टम है वो है पशुओं का मूत्र। अगर गौशाला में 1000 पशु है तो दिन को एक ट्रैक्टर की टंकी जितना मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। करोगे क्या? साइड में कोई निकलने नहीं देगा साहब, इतना खेत का ये सारा सिस्टम खराब होता। किसी के खेत में अगर दिन में टंकी भरा आप मूत्र डाल दो, खेत में उगेगा कुछ नहीं, उगा हुआ है वो भी जला देगा। क्या करोगे? तो फिर टांका भिड़ाते हैं। कोई कंपनी जो फिनाइल बनाती है उसको बेच दो, गौमूत्र, फर्श क्लीनर में इसको काम में लेते हैं। अगर कोई चावल की खेती करता है, चावल की खेती में एनी टाइम पानी होना जरूरी है। सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट चावल की खेतियों को होती है। नाइट्रोजन जरूरी है वहां पे। वो लोग दिन भर यूरिया डाल के रखते हैं, यूरिया नहीं है तो गाय का मूत्र डाल दो, टंकियां भर भर के डाल दो उस खेत के अंदर, चावल बहुत ज्यादा उत्पादकता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, इमल्सीकृत डीजल, जहां पे रिफाइनरी होती है उसके आसपास में अगर गाय के मूत्र को छोड़ा जाता है, आपने देखा होगा जहां पे रिफाइनरी होती है उसके आसपास में नीम के पौधे ज्यादा लगाते हैं। नीम की नींबोली जो होती है उसमें पेट्रोल के गुण होते हैं। नीम को पेट्रोकेमिकल प्लांट कहते हैं। और याद रखोगे, सामान्य विज्ञान में आम के नाम आएगा, एक तो आप नाम याद रखोगे जेट्रोपा, पौधे का नाम है जेट्रोपा। इस जेट्रोपा पौधे का बीज पेट्रोल छोड़ता है। एक नाम आता है करंज, करंज के अंदर भी पेट्रोल के गुण होते हैं। एक अपने यहां पर नीम, इस नीम के अंदर भी पेट्रोल के गुण होते हैं। तो ये पौधे रिफाइनरी के पास में ज्यादा लगाए जाते हैं। उसी टाइप में रिफाइनरी के पास में तुम गोमूत्र को छोड़ सकते हो, और जो मूत्र होता है उसके अंदर दहन की प्रवृत्तियां भी पाई जाती, तो ये भी काम में ले सकते हो। और उसके साथ में जैविक उर्वरक के अंदर इसको गर्म कर करके उड़ा दो, पीछे जो पाउडर बचेगा उसको पैक करो और पैक करने के बाद में खेतों में छिड़को, तो ये जैविक उर्वरक के रूप में भी काम आता है। ये सारा का सारा मूत्र का निपटारा हो जाता है। तो आपने हेडिंग नोट की है, जैविक पदार्थों का, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, भाषा लिखो अंदर लिखो, पशु फॉर्म से, पशु फार्म से प्रतिदिन अधिक मात्रा में
प्रतिदिन अधिक मात्रा में गोबर, मल मूत्र, गोबर कौमा मल मूत्र कौमा मृत जन्म पशु चारा अपव्यय, दूध, घर का कचरा, कौमा मृत पशु, पक्षी, बाल, खुर, सींग, अपशिष्ट के रूप में अधिकता से CO2 तथा अमोनिया, अधिकता से CO2 तथा अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला लिखो NH3, CO2 तथा अमोनिया NH3 उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा, कॉमा ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसके कारण अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यस, देख लो क्या सिस्टम है। कोई भी अगर गौशाला है तो इस गौशाला से, ये तो है गौशाला, और सिंपल गौशाला नहीं, पूरा शहर खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में सल्फर छोड़ता है, नाइट्रोजन छोड़ता है, कार्बन छोड़ता है, और ये सारी की सारी गैसें वातावरण में चली जाती हैं। और ये सारी की सारी गैसें जब वातावरण में चली जाती हैं तो वातावरण में जाकर के पहुंच गया कार्बन, पहुंच गया जाके नाइट्रोजन, पहुंच गया जाकर के सल्फर, ये अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हो रही है वर्षा। वर्षा का जो पानी होता है, ये वर्षा का पानी इन गैसों के साथ में आकर के मिल जाता है। वर्षा का पानी मतलब वर्षा के अंदर होता है पानी, तो पानी का फॉर्मूला H2O। अब ये H2O जाकर के अलग अलग पदार्थों से मिला है। किस किस से? ये पदार्थ जाकर के सल्फर से मिला, ये जाकर के नाइट्रोजन से मिला, ये जाकर के कार्बन से मिला। पानी जब सल्फर से मिलेगा तो धरती पर जब बरसेगा तो बरसने से पहले बन जाता है H2SO4। और जानते हो क्या नाम होता है इसका? यह सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अम्लों का राजा कहते हैं। सबसे खतरनाक एसिड यही होता है, इसको कहते हैं अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल नाम से जाना जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन। इसके साथ अगर बरसात का पानी मिल गया तो क्या बनेगा? HNO3 कहते हैं। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। नाम है इसका नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है फटाकों के अंदर। अभी देखना होली दिन क्या ना, दीपावली के ऊपर कितने विस्फोट करते हैं, वो सारे के सारे नाइट्रिक अम्ल से बनते हैं। तीसरा, अगर कार्बन के साथ में पानी मिल गया तो बन जाता है H2CO3 और इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में बरसते हैं। और ये सारे के सारे पदार्थ जब बरसते हैं तो इनका पीएच मान, पीएच लेवल बहुत डाउन हो जाता है। पीएच मान हो जाता है 5.6 से कम। और ऐसा जब धरती पर बरसता है तो जमीन हो जाती है बंजर, खेतों की फसलें हो जाती है सारी की सारी नष्ट। ये रहता है अम्लीय वर्षा। उसके साथ में अपन ने लिखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? तो ग्रीन हाउस प्रभाव ऐसा सिस्टम रहता है जैसे ये जमीन है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के बाहर का वातावरण है।
यहाँ तक वायुमंडल पड़ा है, ये कंप्लीट यहाँ तक का वायुमंडल पड़ा है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि धरती पर बहुत ज़्यादा कचरा पैदा हो गया, और कचरा पैदा होने के कारण इससे बन गई कार्बन गैस, और कार्बन भी किस रूप में बन गई, CO2 के रूप में। जब ऊपर CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ये CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये ऊपर से आने वाली सूर्य के प्रकाश की किरणें, और सूर्य के प्रकाश की किरणें जब यहां से धरती पर पहुंचेगी, तो जैसे ही किरण टकरा के बाहर जाएगी, वातावरण से बाहर जाएगी, तो ये बाहर जाने नहीं देता है। सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को CO2 अवशोषित कर लेगा, बाहर जाने नहीं देगा। और जब ऐसा सिस्टम होता तो लगातार पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता है, और लगातार जब बढ़ता है तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना पैदा हो जाती है। परीक्षा में प्रश्न आता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कौन सी गैस हो जाएगी, CO2 गैस हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है। दोनों चित्रों को आप ड्रॉ करो यहां पे। अम्लीय बरसात के अंदर पीएच मान अच्छे से याद रखोगे, और प्रश्न आता कौन कौन सी गैसें अम्लीय बरसात के लिए उत्तरदायी होती है। तो गैसों का नाम क्या क्या हो जाएगा, एक तो नाम हो जाएगा सल्फर, दूसरी का नाम नाइट्रोजन, और तीसरी का नाम कार्बन। इन तीनों से अम्लीय बरसात होती है। सल्फर के कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण भी होती है, और लास्ट में कार्बन के कारण भी अम्लीय बरसात होती है। ये तीनों अम्लीय बरसात को उत्तरदायी ठहराते हैं। तीनों का आप डायग्राम, दोनों डायग्राम बना लो। इधर की तरफ ग्रीन हाउस प्रभाव है,
कचरे के निपटारे का 1 नंबर तरीका लिखो आगे, कंपोस्टिंग प्रक्रिया। कंपोस्टिंग प्रक्रिया, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, इसमें अलग अलग तरीके हैं। 1 नंबर तरीका आप नोट करो, कंपोस्टिंग प्रक्रिया। चले आगे, कोई इधर अटका हुआ? यस, आपने नोट किया है 1 नंबर पे कंपोस्टिंग तरीका या कंपोस्टिंग विधि। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, लिखो जैविक अपघटन। 1 नंबर कंपोस्टिंग प्रक्रिया। फर्स्ट, जैविक अपघटन की सबसे श्रेष्ठ विधि, जैविक अपघटन की सबसे श्रेष्ठ विधि है। जैविक अपघटन की श्रेष्ठ विधि, जैविक अपघटन की श्रेष्ठ विधि। सेकंड पॉइंट, कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण हो जाता है। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक वायवीय श्वसन, प्राकृतिक वायवीय श्वसन होता है। प्राकृतिक वायवीय श्वसन होता है। चौथा, खाद में एनपीके की मात्रा बढ़ती है। खाद में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट, ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है। ह्यूमस, जो जमीन की सबसे ऊपर की परत होती है, उसमें अच्छे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है। 2 नंबर आप नोट करो, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्ट का तो मतलब होता है सड़ाना, लेकिन ये सड़ाने की प्रक्रिया केंचुओं की सहायता से होती है। तो उस विधि में तो ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन ये कम अवधि की विधि होती है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, यह कम अवधि की प्रक्रिया, यह कम अवधि की प्रक्रिया, इसका ताप 35 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप 35 डिग्री सेल्सियस तथा इसे कम होना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस तथा इसे कम होना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस तथा इसे कम होना चाहिए। तीसरी विधि लिखो, रेड रिंग विधि। रेड रिंग विधि, रेड रिंग विधि के अंदर पशुओं के जो उत्पाद होते हैं, इसको किसी न किसी जगह पर पुनः चक्रण करवाया जाता है, किसी दूसरी चीज में बदला जाता है, तो इसको कहते हैं रेड रिंग विधि। नोट करो, इसमें कृषि पशु अपशिष्ट, कृषि पशु अपशिष्ट, रक्त, मांस, पंख, हड्डी, प्रोटीन तथा वसा का, प्रोटीन तथा वसा का पुनः चक्रण करना। प्रोटीन तथा वसा का पुनः चक्रण करना, पुनः चक्रण करना। 4 नंबर पे आप नोट करो, बायोगैस उत्पाद तकनीकी। बायोगैस उत्पाद तकनीक, बायोगैस उत्पाद तकनीक,
इसको अपने कंप्लीट पढ़ लिया था, वापस अपन वो फोटो वोटो नहीं बनाएंगे, पढ़ लिया था ना तुम लोगों को पता है। और चौथे के बाद में पांचवा नोट करो, गौमूत्र के उपयोग। गौमूत्र के उपयोग, गौमूत्र के उपयोग। गौमूत्र के उपयोग में फर्स्ट, चावलों की खेती में, चावलों की खेती में। दूसरा, फर्श क्लीनर में, फर्श, गौशाला का जो आंगन होता है या घर का जो आंगन होता है, सभी जगह साफ सफाई में, फर्श क्लीनर में। तीसरा, इमल्सिफाइड डीजल, इमल्सिफाइड डीजल जो रिफाइनरी होती है उनके पास में भी इसको डालते हैं, इमल्सिफाइड डीजल में। और चौथा, जैविक उर्वरक के रूप में, जैविक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक के रूप में लास्ट, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण करने का सबसे लास्ट तरीका है। अब देख लो ये क्या मामला है। ये कह रहा है कि जैविक चिकित्सा अपशिष्ट, बहुत सारी बड़ी, अगर कोई गौशाला है तो वहां पशुओं का इलाज भी तो चलता होगा, इलाज चलता होगा तो दिन भर वो बोतलें खाली होती हैं, ग्लूकोज की नलियां भी होती है, इंजेक्शन भी होती है। और ये अधिनियम बना 2016 में, इसने स्पष्ट कर रखा है कि अगर कोई चिकित्सा का उपकरण है तो जो व्यक्ति छोटा कोई हॉस्पिटल चलाता है, उसने अगर कचरा वहां पे पैदा किया है तो उसका निपटारा वो खुद करेगा। इसके लिए मार्केट में आपने किसी हॉस्पिटल में देखा होगा, इंजेक्शन के बाद में जो सुई होती है उसको तोड़ने के लिए मशीनें आ गई है। जो प्लास्टिक का कचरा है इसको खत्म करने के लिए आजकल प्लास्टिक खत्म करने के लिए मशीनें आ गई, उसमें डाल दो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चढ़ता है। 1000 सेंटीग्रेड ताप चढ़ता है तो अंदर जो बोतलें, प्लास्टिक की सामग्रियां जो डालते हो राख बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं भस्मीकरण। भस्म, भस्म का मतलब होता है राख, इस प्रक्रिया को कहते हैं भस्मीकरण। दूसरा, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, ये बड़े बड़े शब्द आ गए ना परीक्षा में, फिर एक दूसरे का मुंह देखोगे यार ये कहां से उठ के आ गया, है ना। तो ये शब्द लिखा हुआ है इंसिनरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं भस्मीकरण। ये प्रक्रिया ठोस अपशिष्टों के लिए, चिकित्सा अपशिष्टों के लिए काम में लिया जाता है। क्या लिखा हुआ, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। और ये स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम्हारे पास में खुद की अगर चिकित्सा सुविधा है, चाहे कोई छोटा क्लिनिक चला रहे हो, चाहे छोटा हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप गौशाला में यूज कर रहे हो, ये आपकी खुद की चिकित्सा सुविधा है, उसका कंप्लीट निस्तारण आप खुद करोगे। किसके अंतर्गत, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 ने ये स्पष्ट कर दिया है, उसका निपटारा वो खुद फर्म करेगी जो इसका उपयोग कर रहे हैं। और किस प्रक्रिया से इसका निपटारा करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है भस्मीकरण, या इस प्रक्रिया का नाम है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये लास्ट तरीका है, नोट करो आप, या लिखो, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट। जैविक चिकित्सा अपशिष्ट के आगे नोट करो, लिखो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत यदि स्वयं की, खुद स्वयं की चिकित्सा सुविधा है तो उसके अपशिष्टों का प्रबंधन, तो उसके अपशिष्टों का प्रबंधन स्वयं को करना होगा, तो उसके अपशिष्टों का प्रबंधन स्वयं को करना होगा, जिसमें भस्मीकरण स्वयं को करना होगा, जिसमें भस्मीकरण
कोष्ठक इंसिनीरेशन भस्मीकरण इंसिनीरेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें भस्मीकरण इंसिनीरेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तथा इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तथा इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 कार्यरत है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 कार्यरत है। यस, आपने नोट कर लिया है। ये है चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित कितना भी कचरा होगा उसका निपटारा खुद करोगे, ये ऐसा सिस्टम कहता है। ओके, यस। और ये गौमूत्र का सिस्टम भी अपन ने नोट कर लिया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मार्केट में गौशालाओं में जो गाय होती है वो मार्केट का कचरा विशेष करके पॉलीथीन खाती है, तो इससे पशुओं को क्या हानि होगी? और कचरा फैलाओगे पर्यावरण को क्या क्या हानि होगी? हानि तो होनी है। पर्यावरण को क्या हानि होगी? जो कचरा होता है मार्केट का, उस कचरे का निर्माण करने के लिए एक तो पदार्थ काम में आता है यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। इससे दूसरा पॉलीथीन का निर्माण करने में काम आता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, इसका काम आता है। तीसरा काम में लेते हैं फिनाइल काम में लेते हैं। फिनाइल का फॉर्मूला ऐसे होता है, फेनिल लिखते हैं जिसको, ये फेनिल, और फेनिल के साथ में फिनोल भी काम में लेते हैं। फिनाइल लिखते हैं, इसको फिनोल भी काम में लेते हैं, तो ये फिनोल भी काम में लिया जाता है। ये सारा प्लास्टिक बनाने में काम में आता है, और प्लास्टिक बनाने में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बंद CH2। इन सभी का उपयोग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। ये सारे के सारे हानिकारक पदार्थ हैं। ये हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं? इनका अगर दहन कर लिया, जला दिया इनको, तो जलाने पर हानिकारक गैसें बनाते हैं, और हानिकारक गैसों के अंदर CFC बनती है। CFC तुम लोगों को पता है, जिसका नाम, यस, इसका नाम होता है फ्लोरोकार्बन। क्या काम करता ये? फ्लोरोक्लोरोकार्बन का एक ही काम है, वातावरण में पाई जाती है समताप मंडल, और वातावरण का जो समताप मंडल है, उस समताप मंडल के अंदर पाई जाती है ओजोन की परत। और ओजोन की परत आप लोगों को पता है, सूर्य से हानिकारक जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उन किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें रुके नहीं, सीधी धरती पे आ जाए, हर आदमी में कैंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक तरंग होती है, और बहुत गर्म तरंगे होती है। एक जगह पड़ेगी ना, आप वो ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता था, छोड़ा नहीं जगाया कभी, कागज नहीं जलाया कभी, वैसे शरीर पे आकर के ऊष्मा डालती, आप खड़ी नहीं रह पाओगे, भागोगे इधर उधर। बहुत खतरनाक तरंगे होती है, उसको रोकने का काम ओजोन परत करती है। किस में पाई जाती है? समताप में। पूछा जाता है, वहां डाफा चुकोगे, अरे शोभ मंडल था कि समताप था कि आयन मंडल था कि बहिर्मंडल था कौन सा? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, और इस ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। लेकिन अगर ओजोन को नष्ट कर दिया किसने? CFC ने। CFC कहां से बना था? पॉलीथीन से। तो ये अगर CFC ज्यादा निकलेगी, तो ज्यादा निकलने पर कौन सी परत नष्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी? ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। ओजोन परत नष्ट होगी तो यूवी किरणें, यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, और ये पराबैंगनी किरणें सीधी आकर के पहुंचेगी पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी पर आकर के पहुंचेगी तो पृथ्वी पे आकर के पहुंचते ही शरीर में कैंसर, जमीन की बंजर क्षमताएं बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उगेगा कुछ भी नहीं, पेड़ पौधे सारे नष्ट हो जाएंगे,
पूरी धरती वीरान हो जाएगी। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि कौन सी परत है? ओजोन परत है, तब यहाँ पे जीवन है। बाकी ग्रह तो है, जीव वहां पे रह लेते, लेकिन ओजोन की परतें वहां पे नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सबसे पहला कारण ओजोन परत, लेकिन इसी को हानि पहुंचाने का काम पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या बनता है? सीएफसी बनता है। सीएफसी का दहन करोगे, ओजोन नष्ट होगी। ओजोन नष्ट होगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ में पराबैंगनी किरणें सीधी आकर के पहुंचेगी तो अपने पे इंपैक्ट डालती है, बहुत खराब प्रभाव डालती है। अब बात आती है कि अगर ये कचरा ज्यादा यूज करते रहोगे, पॉलीथीन ज्यादा यूज करते ही रहोगे तो क्या होगा? सबसे पहले जितना ज्यादा कचरा पॉलीथीन खेत में डालोगे, खेत बंजर, वहां पे उगेगा कुछ भी नहीं, बैरन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये कचरा पानी में डालोगे तो पानी के अंदर घातक केमिकल पैदा हो जाते हैं। कैसे? मैं आपको कुछ उदाहरण दूं। अगर पानी के अंदर पॉलीथीन डाल दिया और पॉलीथीन में अगर पदार्थ पड़ा है कैडमियम, तो कैडमियम से मानव में रोग हो जाता है ईटाई। ईटाई, अब ये तुम्हारी जिंदगी में पहली बार शब्द आ रहे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। इस शब्द का नाम है ईटाई। ईटाई परीक्षा में सिंपल सीधा प्रश्न आता है, पानी में कैडमियम घातक रसायन की मात्रा बढ़ने पर रोग, ईटाई। ईटाई। अगर पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई, ES नाम होता है आर्सेनिक, तो इसकी मात्रा बढ़ने पर ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। मांस की पेशियां सारी कठोर काली पड़ जाती है, खून का संचरण रुक जाता है, नाम है ब्लैक फुट डिजीज। अगर पानी के अंदर NO3- यानी कि बोला जाए तो नाइट्रेट, इसकी मात्रा अगर बढ़ गई, छोटे बच्चों का शरीर कंप्लीट आसमानी कलर का हो जाएगा। कंप्लीट आसमानी कलर का हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये भी किसके माध्यम से हो रहा है? पानी। अंदर क्या है? घातक रसायन। तो नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने पर रोग हो जाता है ब्लू बेबी, छोटा बच्चा, सिंड्रोम, रोग के लक्षण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर पानी के अंदर मरकरी की मात्रा ज्यादा होगी, मरकरी का फॉर्मूला Hg, और इसकी मात्रा ज्यादा होने पर रोग हो जाता है मिनी माता। खतरनाक रोग है, शरीर में घुस गए, अंतिम कार्यक्रम करवा देते हैं, स्विच ऑफ मशीन है। ये सब पॉलीथीन के कारण हो रहा है। पशुओं के आमाशय में, पशु अगर खाते हैं तो पशुओं के आमाशय में जाकर के फंसता है और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। जो पशु जुगाली करते हैं, सामने रखा फटाफट अंदर, जब फ्री बैठते हैं तब वो वापस आता है, फिर बैठे बैठे चबाते रहते हैं और फिर बारीक चबाने के बाद में सीधा आहार नाल में चला जाता है। पहले वो सीधा आहार नाल में नहीं जाता, एक साइड में बाईपास होता है, वहां जाता है, और जहां बाईपास जाकर के वो चारा जमा होता है उस भाग को कहते हैं रूमेन आमाशय। जुगाली करने वाले जानवरों का जो आमाशय होता है वो रूमेन होता है, अपने में नहीं होता है। अपन सीधा खाते, सीधा आहार नाल में जाता है, पाचन स्टार्ट होता है अंदर। पशुओं में सीधा पाचन प्रारंभ नहीं होता है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उसमें आमाशय को क्या कहते हैं? रूमेन आमाशय कहते हैं। और रूमेन के अंदर हो जाता है इन्फेक्शन। रूमेन में जब इन्फेक्शन होता है तो यहां पर बीमारी होती है जिसको कहते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। किसके कारण? पॉलीथीन के कारण। देख लो कितने फायदे ही फायदे हैं पॉलीथीन के। हाँ फैलाओ मार्केट में, हाँ फैलाओ गौशालाओं के अंदर, खिलाओ पशुओं को, जमीन बंजर, घातक रसायन, कभी ईटाई, कैडमियम, आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनी माता, कितने सारे रोग फैल रहे हैं। उसके साथ में पशुओं की आमाशय में फंसने से पशुओं की मृत्यु हो रही है। उसके साथ साथ में जुगाली करने वाले जानवर है, उनके आमाशय को रूमेन आमाशय कहते हैं, और उसमें फंसने पर नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये सब पशुओं के अंदर हो रहे हैं। हेडिंग आप नोट करो आगे। पॉलीथीन से पशुओं तथा वातावरण की हानि। पॉलीथीन से पशुओं तथा पर्यावरण को हानि। पॉलीथीन से पशुओं तथा पर्यावरण को हानि। नोट करो इसमें, पॉलीथीन के निर्माण हेतु, पॉलीथीन के निर्माण हेतु
एथीन, पॉलीथीन के निर्माण हेतु एथीन, कॉमा फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया, फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया की आवश्यकता होती है जिसके दहन से फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया की आवश्यकता होती है जिसके दहन से CFC निर्मित होकर CFC निर्मित होकर समताप मंडल में उपस्थित CFC निर्मित होकर समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को नष्ट करती है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, पॉलीथीन से दुष्प्रभाव। पॉलीथीन से दुष्प्रभाव। पॉलीथीन से दुष्प्रभाव। 1 नंबर, जमीन की उर्वरकता नष्ट। जमीन की उर्वरकता, उपजाऊपन, उर्वरकता नष्ट तथा बंजर होने लगती है। जमीन की उर्वरकता नष्ट तथा बंजर होने लगती है। सेकंड, पानी में घातक रसायन फैल जाते हैं। पानी में घातक रसायन फैल जाते हैं। तीसरा, पशुओं के आमाशय में पॉलीथीन फंसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। पॉलीथीन फंसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा, जुगाली करने वाले जानवरों में रूमेन इन्फेक्शन, जिसे पेन चेंज करके लिख सकते हो, नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम रोग कहते हैं। नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम कहते हैं।
नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं।